चलिए देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्विज कॉन्टेस्ट। और इसको इस तरह से पढ़ना है कि एकदम पूरा जैसे कि ये आपको कंपटीशन लेवल तक आपको काम करेगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हर तरह से कोई भी क्वेश्चन आए उस तरह से पढ़िए। कैसे, जैसे हम लोग हमारे विद्यालय में पढ़ाई होती है, एकदम A to Z कहीं से मिस नहीं होना है। हर सब्जेक्ट की पढ़ाई, हर सब्जेक्ट के लिए जो है कि टीचर, एक्सपर्ट टीचर हैं। NCA नेशनल चिल्ड्रन अकेडमी सुल्तानगंज, ये जो है कि स्कूल हमारा है, हम सभी का है, मैनेजमेंट सर का, सारे टीचर्स का, और जो है कि सारे विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का, सबका है। और यहाँ पर पढ़ाई का मतलब, पढ़ाई ये होता है द प्रोमिस ऑफ एजुकेशन, ये वादा है, पढ़ाई से पूरा वादा है, यहाँ मिस नहीं। मैनेजमेंट से लेकर टीचर पूरा कॉन्सेंट्रेट रहते हैं कि एक भी बच्चा मिस नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट साहब सीधा ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने बच्चे को क्या दिया, जो कमजोर बच्चे हैं उसको आपने क्या दिया, इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। इसलिए हमारे स्कूल से हर साल नंबर 1 रैंकर आते हैं, और हर साल उसके गार्जियन मिठाइयाँ खिलाते हुए न्यूज में आते हैं, और कई साल से। और हम लोगों का उम्मीद है जिस तरह काम करते हैं लंबी समय तक जो है कि इस तरह से रिकॉर्ड हम लोग बनाते रहेंगे, और अपने देश के लिए एक से एक विद्वान को बनाते रहेंगे, ताकि हमारा देश और समृद्ध हो सके और सबसे पूरे वर्ल्ड में नंबर हो सके। इस तरह से आप लोग, आपसे ही हम समाज है, दुनिया आपसे ही है, समझे। और हम लोग अपना जिंदगी जी चुके हैं, आप लोग अपना करिए। सीधा हम लोगों के मैनेजमेंट साहब कहते हैं कि जो बच्चा गरीब है, जिसके पिताजी मजदूरी करते हैं, उसको आपने क्या दिया है। और हमारे स्कूल में रैंकर जो होते हैं, जितना कि बड़े से बड़े, अमीर से अमीर बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, और जो एक हलवाहा होते हैं या मजदूरी करने वाले होते हैं, उनके बच्चे को भी एक ही नज़र से देखा जाता है और उसको उतना ही प्रोत्साहित किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस तरह से सब लोग बने और सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करें। देखिए, क्विज कॉन्टेस्ट में है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, दोनों मीडियम समझिए, अर्थात हिंदी वाले हिंदी में समझिए और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और हिंदी मीडियम वाले हिंदी तो समझते ही हैं, इंग्लिश भी समझने का कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा। पहला क्वेश्चन है आपका, यूरिया में किस तत्व की अधिकता होती है। अर्थात यूरिया जो खाद होते हैं, जो मेन्योर होते हैं, जो कि पेड़ पौधे से के गले, सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मेन्योर जो खाद, ये होते हैं केमिकल वाला। ये केमिकल वाला यूरिया जो होते हैं, व्हाइट जो होते हैं, जो किसान के घर में, किसान के बच्चे तो ज्यादा ही, किसान तो अपने खेत में डालते हैं यूरिया और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो उनको पता है कि यूरिया, और बाकी सब लोग इस चीज को जानते हैं। कि क्वेश्चन है आपका, यूरिया में किस तत्व की अधिकता होती है। अर्थात क्वेश्चन है इंग्लिश में, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एब्यूडेंस इन यूरिया। यूरिया में किस, आपका ऑप्शन है फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन। अर्थात फास्फोरस में यहाँ चंद्र भी हो सकता है, चंद्र बिंदु, वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन। अर्थात इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर नाइट्रोजन है। इसका सही आंसर क्या है, नाइट्रोजन। जब आपके पिताजी घर में खाद की बोरी खरीद के लाते हैं, वो जो है फर्टिलाइजर, ये जो होते हैं मतलब यूरिया, वो जो है कि उसके ऊपर लिखा होता है 78% नाइट्रोजन, और हवा में भी 78% नाइट्रोजन ही होते हैं, और जो है कि 21% ऑक्सीजन है, और बाकी गैसें हैं 0.093, या इसको 1% बोल सकते हैं। और जो है कि नाइट्रोजन खाद में ये पौधे में डालते हैं तो वो काफ़ी तेजी से वृद्धि करते हैं, और
पौधे जो है कि हवा से भी नाइट्रोजन लेकर के मिट्टी में छोड़ते हैं। जैसे कि दलहन पदार्थ है, दलहन जो पौधे होते हैं, मसूर, लेंटिल, चना, खेसारिया, जो भी दलहन पदार्थ है, उसके जड़ में जो है कि एक जीवाणु होता है राइजोबियम, जो कि हवा से नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी में छोड़ देते हैं, जो कि मिट्टी को नाइट्रीकरण करके उपजाऊ बना देते हैं। और पेड़ पौधे जब नाइट्रोजन लेते हैं उससे हमें पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। तो इसको समझ गए अच्छी तरह से? हाँ सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। क्वेश्चन फिर से मैं एक बार, यूरिया में किस तत्व की अधिकता होती है? फास्फोरस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, सी है सल्फर, कार्बन। इंग्लिश में इसको विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अब्यूडेंस इन यूरिया? वही है फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन। तो इसका सही आंसर क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज डैश न्यू किड इन द क्लास, अर्थात वर्ग में, जो आप क्लास रूम होता है आपका, वर्ग कमरा होता है जहाँ आप पढ़ते हैं, वहां पर जो है कि एक नया बच्चा जाता है। तो उसमें यहाँ चूज द सुटेबल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हो गया, इसमें सुटेबल आर्टिकल्स होते हैं ए एन और द, ए एन और द। तो आपका ऑप्शन है एन, अ, द, बोथ ए एंड बी। देख लीजिए, बोथ है मतलब दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, एन भी होगा, ए भी होगा, या फिर द होगा, या बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एन, एन, सॉरी, इसका सही आंसर क्या? देयर इज ए न्यू किड इन द क्लास, ए होगा आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। देयर इज ए न्यू किड इन द क्लासरूम, अर्थात वर्ग कमरा में एक लड़का नया या एक बच्चा नया है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप, मैं हट जाता हूं, आप ले सकते हैं, देख लीजिए। संविधान में आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संविधान में निम्न में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है? संविधान में, फिर से, संविधान में निम्न में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। अर्थात देखिए, पहला ऑप्शन है, ये जटिल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा समता के अधिकार, और तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पर दिया गया है कूट, देखिए ए में दिया गया केवल 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, बी है केवल 1, 2 और 4, सी है केवल 2, 3 और 4, और डी है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अर्थात इसका इंग्लिश भी हम लिखते हैं, इसका देख लीजिए, देखिए इंग्लिश में, which of the following rights are included in the fundamental rights in the constitution? Select the answer with the help of the code given below। अर्थात इसका हिंदी हम लिख दिया है, नीचे देख लीजिए, संविधान में निम्न में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है, देखिए इंग्लिश में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 2 है राइट टू इक्वालिटी, 3 है राइट द फ्रीडम, और 4 है राइट टू प्रॉपर्टी। इसका हिंदी बोला गया है, हिंदी भी मैं नीचे लिख दिया हूँ। अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ओनली 1, 2 एंड 3। अर्थात 1, 2 और 3 में क्या बोलेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार। और इंग्लिश में बोलेंगे ओनली 1, 2 और 3, इसका भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी, और राइट द फ्रीडम। ये सही ऑप्शन, सही आंसर है ए, ओनली 1, 2 एंड 3, ओनली 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
रूट अंडर -1/5 पर पावर 11 डिवाइड रूट ये सॉरी ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट -1/5 पर पावर 6 इज इक्वल टू व्हाट। इसका आपका सॉल्यूशन खुद निकालना है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर -1/5 है और उस पर पावर 11 है और डिवाइड का सिंबल है, और दूसरा है ब्रैकेट के अंदर -1/5 ब्रैकेट 1 पर पावर 6 बराबर इक्वल टू व्हाट। इसका जो है कि ऑप्शन है 1/5 ब्रैकेट के अंदर सब है 1/5 पर पावर 5, और बी है -1/5 पर पावर 5, और सी है 1/5 पर पावर 7, और डी है -1/5 पर पावर 7। इसका सही आपका इसका सॉल्यूशन आप खुद निकालेंगे। इसका क्या होगा, मैं आप सॉल्यूशन निकाल के देख लेना और मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर है -1/5 पर पावर 5। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुरूप है। क्वेश्चन फिर से सुनिए ढंग से, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुरूप है। अनुरूप है, पहला ऑप्शन है आपतन कोण। ये देखिए ये सिंबल जो हम दिए हैं इसको क्या पढ़ा जाता है, इस सिंबल को ग्रेटर देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं आपतन कोण बड़ा परावर्तन कोण बड़ा। ठीक है, ये बड़ा का सिंबल है। तो बी है आपतन कोण छोटा परावर्तन कोण, सी है आपतन कोण इक्वल बराबर जिसको इक्वल टू बोलते हैं इक्वल टू परावर्तन कोण, और डी है आपतन कोण बराबर रूट अंडर परावर्तन कोण। ये चार ऑप्शन है। फिर से क्वेश्चन को समझिए, ये निम्न में से कौन सा विकल्प प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुरूप है। ऑप्शन ए है आपतन कोण बड़ा है परावर्तन कोण, बी है आपतन कोण छोटा परावर्तन कोण, और सी है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, डी है आपतन कोण बराबर रूट अंडर परावर्तन कोण। आप देख लीजिए, और इसी को हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में, हिंदी में खुद लिख दिया हूँ और पढ़ के भी सुना दिया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन आपका देख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको इस सिंबल को ग्रेटर देन इंग्लिश में पढ़ेंगे। बी है एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सी है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और डी है एंगल ऑफ द इंसिडेंस इक्वल टू रूट अंडर एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी। इसका सही जवाब क्या होगा? सी। और इसका सही जवाब बी था, और इसका सही जवाब सी है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और इंग्लिश में इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका क्या, कि गच्छ धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन रूप क्या है। क्वेश्चन फिर से, गच्छ धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन रूप क्या है। समझ रहे हैं? हाँ, कोई दिक्कत है? तो गच्छ धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन रूप क्या है। ऑप्शन ए गच्छतः, विसर्ग लगा हुआ है, क्या है? विसर्ग, गच्छतः। बी है गच्छसी, सी है गच्छथा, गच्छथा, और ये है डी है गच्छामा। तो गच्छ धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में ये हो जाएगा गच्छथा। क्या हो जाएगा? गच्छथा। इसमें विसर्ग नहीं होगा, जिससे ह का जो उच्चारण होता है वो नहीं होगा।
एक गच्छता हो जाएगा। यू आर अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये सी ऑप्शन है इसका सही आंसर, इसका सी है। इसका सही आंसर क्या है? C. सी है। क्या है? C. सी। इसका क्या है? सी आंसर है इसका। और इसमें इसका देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए है, इसका इंग्लिश भी समझते जाइए, मैंने ऑप्शन सारा वही है। हु वाज द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया? हु वाज द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है विलियम बेटिक और डी है वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स। और इसका सही जवाब, इसका इंग्लिश भी वही होता है, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा है। सिर्फ ये जो क्वेश्चन है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो मैंने लिखा हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ये भारत के जो है कि इसका सही आंसर क्या होगा जी? इसका सही आंसर ये है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही आंसर है। कोई दिक्कत? No, sir. ये जो है कि लॉर्ड माउंटबेटन ये सही आंसर है। अगर इस तरह से ये आपका एग्जाम में कभी पूछ दे, ये ऑप्शन सही चेंज भी कर दे, तो आप लॉर्ड माउंटबेटन को आप चिन्हित करेंगे और गोल घेरा करेंगे, और या फिर इसमें से कोई ने लॉर्ड माउंटबेटन को देख हटा करके कोई और साथ देते हैं, तो आपको नन ऑफ दीज लिख देना है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है? पादप मीन्स पौधा, प्लांट्स, पौधे में पाया जाता है। अब इसका इंग्लिश होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स? ऑप्शन वही है जैसे कि मैंने इसका हिंदी भी लिखा है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, सी है केंद्रक, डी है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स? माइटोकॉन्ड्रिया, बी है सेल मेम्ब्रेन, डी है न्यूक्लियस, सी है न्यूक्लियस और डी है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट इसका सही आंसर है। कोई दिक्कत? नो सर। आप समझ गए हैं? ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी तथा वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मैंने तोड़ के पढ़ा है, एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी तथा वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? अर्थात इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड 6 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। देखिए एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी तथा वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट situated at a distance of 3 units from the x axis and 6 units from the y axis। इसका ऑप्शन है
0 और 3, बी ऑप्शन है 6 और 0, और सी ऑप्शन है 3 और 6, और डी है 6 और 3। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, चुन के बताइए, अपने मन से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बता सकते हैं जी, इसका सही आंसर होगा डी, 6 और 3, 6 और 3। फिर से अच्छा, लड़कपन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पर से हट जाता हूँ, आप देख सकते हैं पूर्ण रूपेण बोर्ड को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लड़कपन में कौन सा संज्ञा है, लड़कपन में कौन सा संज्ञा है, अर्थात ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात इसमें लड़कपन में कौन सा संज्ञा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसलिए कि यह लड़कपन भाव प्रतीत करता है, लड़कपन, बूढ़ापन, मीठापन, इस तरह से जो है कि भाववाचक, इससे भाव प्रतीत हो रहा है, इसलिए भाववाचक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विराट कोहली का संबंध किस खेल से है, विराट कोहली जो है वो किस खेल, वो कौन सा खेल खेलते हैं, विराट कोहली का संबंध किस खेल से है, विराट कोहली इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स, अर्थात वो विराट कोहली किस खेल से संबंध रखते हैं या किस खेल से संबंध है उसका। ये मैंने सिर्फ इंग्लिश लिखा है, उसका टोटल फुटबॉल का फुटबॉल ही होता है हिंदी, क्रिकेट का हिंदी क्रिकेट होता है, हॉकी का हिंदी हॉकी होता है, और बैडमिंटन का बैडमिंटन ही होता है। तो आप सही बताइए आप लोग कि विराट कोहली कौन सा खेल खेलते हैं, क्रिकेट। क्रिकेट सही आंसर है इसका, क्या है, क्रिकेट। आप इतना पढ़ने के बाद अब अगला ये अगला बनेगा, अगला मैं 10-10 करके मैं आपको दे दूं, अब ये वीडियो बनाऊंगा, आप यूं ही पढ़ते रहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, यही हमारा लक्ष्य है। हैप्पी दिवाली एंड छठ पूजा। और जो है कि एकदम ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आने वाला समय में क्विज कॉन्टेस्ट है और ये कंपटीशन के लिए